लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। देखिए, ये विचारधारा वो विचारधारा है जो भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। और जब हम 20 करोड़ थे तो हमने पाकिस्तान बना लिया था, अब तो हम 22 करोड़ हो गए हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत में माहौल को ख़राब करना है और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना है। मुसलमानों, आपको अपनी रिवायत पर, अपनी परंपरा पर और जो आपका इतिहास है उस पर नज़र डालनी चाहिए। चाहे अल्लामा फजल खैराबादी हों, चाहे वो अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी हों, जिन्होंने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज। केरल में पूजा शुरू होने से पहले वहाँ के ब्राह्मण अजान देते हैं। साल 2024 का चुनाव है और ये साल बेहद अहम है क्योंकि कई मुद्दे अभी छाए हुए हैं। सबसे पहले राम मंदिर बनकर तैयार है, ज्ञानवापी का विवाद लगातार कोर्ट में चल रहा है। 2024 जीतने के लिए कांग्रेस अपनी तरफ से न्याय यात्रा निकाले हुए है। इंडिया गठबंधन टूट रहा है, एनडीए गठबंधन मजबूत भी हो रहा है, लेकिन इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भी भड़की हुई है। चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए या फिर आप हल्द्वानी की बात कर लीजिए, और यूसीसी को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसीलिए चुनावी साल में हम देश के अलग अलग हिस्से में पहुंच रहे हैं और तमाम तबके, धर्म के लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर। कानपुर अपने आप में ऐतिहासिक रहा है, उस इतिहास की बात हम लगातार आपको बताते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिस शख्सियत से हम बात करने आए हैं वो हैं सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज़ पर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है कानपुर में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद स्वागत के लिए। सबसे पहला सवाल मैं कानपुर से आपको सीधे उत्तराखंड ले जाऊंगा, हल्द्वानी को लेकर। जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हुआ है, उसको लेकर अब अलग अलग राय, अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। कौन लोग हैं ये हिंसा भड़काने वाले, और फिर जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, क्या वो जायज़ है? देखिए, कल ही मैंने आप ही के चैनल पर वार्ता के दौरान इस बात को कहा था और उसी में सारे तथ्य सामने आए थे कि वहाँ की जिलाधिकारी महोदया ने भी इस चीज़ को इंगित किया कि लगातार कई दिनों से वहाँ पर अतिक्रमण हटाए जाने का कार्य किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर कथित रूप से अवैध मदरसे की बात बताई जा रही थी, जब उसको डिमोलिश करने की बात आई तो एकदम से वो वहाँ पर अराजकता फैल गई। जो नगर निगम के कर्मी आए थे उनको वापस जाना पड़ा, उसके बाद दोबारा फिर आए, उसके बाद फिर उन्होंने अपने कार्य को किया और कहीं ना कहीं स्थितियाँ सामान्य हो गई थी। लेकिन रात में फिर वो स्थितियाँ असामान्य हो गई और ऐसी असामान्य हुई कि बहुत से लोगों की उसमें जो है कैजुअलिटी हो गई। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये घटनाक्रम रहा, ये घटनाक्रम स्पष्ट रूप से बताता है कि इसमें कोई ना कोई एक गहरी साजिश है। और गहरी साजिश क्यों की जा रही है? हल्द्वानी जैसा शांति प्रिय क्षेत्र, शांतिपूर्ण इलाका। हसन जी, ये कोई पहली साजिश नहीं है। कानपुर का वो दौर भी हमने देखा जब यहाँ पर नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई। अधिकतर ये आरोप बीजेपी सरकार या हिंदू संगठनों की तरफ से लगते रहते हैं। जहाँ पर मामला मुस्लिमों का आता है वहाँ पर दंगे होते ही होते हैं। मैं उसी विषय पर आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतिहास की घटनाएं अपने आप को दोहराती हैं। आपने कानपुर का जिक्र किया, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ही वहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी जैसी कानपुर में हुई, और वैसी ही पत्थरबाजी का पैटर्न हम लोगों को 2019 से पहले कश्मीर में देखने को मिलता था। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं एक गंभीर साजिश है। और जिस तरीके के चीज़ें सामने आ रही हैं कि कई सूत्रों ने इस बात को बताया और कई विद्वानों ने चर्चा में बताया कि इसमें पीएफआई का एंगल नज़र आता है, तो इसकी मामले की संपूर्ण सघन जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप मानते हैं पीएफआई पे बैन लग गया? अमित शाह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे इसको लेकर, अजीत डोभाल तक की भी एंट्री हुई उस वक्त, अभी भी एक्टिव है किसी दूसरे रूप में वो? देखिए, पीएफआई पर बैन लगा, निश्चित रूप से आपको ज्ञात होगा कि पीएफआई पर बैन लगाने के लिए हमारे संगठन सूफी खानका एसोसिएशन ने पत्र नहीं लिखा था, बल्कि हम लोगों ने 2 साल तक सड़कों पर आंदोलन किया था। कानपुर से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा भी की थी पीएफआई को बैन कराने के लिए, मुस्लिम समाज को जागरूक भी किया था। उसका नतीजा ये हुआ कि पीएफआई पर जब बैन लगा तो किसी भी मुस्लिम ने इस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की थी।
तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि पीएफआई को यही कहा जाता है कि उस पे जो है वो सिमी के लोग शामिल थे, सिमी के उत्तराधिकारी। सिमी से पीएफआई बना, अब आज भी एक्टिव है आपको लगता है? मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि पीएफआई के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें सिमी के उत्तराधिकारी थे, और सिमी में जो है उससे पहले के जो है चरमपंथी संगठनों के उत्तराधिकारी थे। तो निश्चित रूप से ये बैन ज़रूर हो गई है, लेकिन इसके सिंपैथाइज़र वो बैकडोर से कहीं ना कहीं काम कर ही रहे हैं। और ये बात भी सही है कि अगर आप हम आम नागरिकों को कोई भी सूचना मिलती है, आधार मिलता है, तो वो सोशल मीडिया ही होता है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे देखे जाएं, आज से साल भर पहले देखें कि जो लोग पीएफआई का समर्थन करते हैं उससे पहले वो सिमी का समर्थन किया करते थे। तो कहीं ना कहीं संगठन तो बैन हो गया है, लेकिन उसकी विचारधारा अभी भी कहीं ना कहीं पर है। ये कौन सी विचारधारा है जिसमें आतंकी जैसे विचारधारा नजर आती है? देखिए, ये विचारधारा वो विचारधारा है जो भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं और भारत की सत्ता पर उसी प्रकार से काबिज होना चाहते हैं जिस प्रकार से खिलाफत व्यवस्था थी। जैसी की विचारधारा आईएसआईएस की विचारधारा है, जैसी की विचारधारा मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा है। और इसी विचारधारा ने, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के एक मुफ्ती ने कहा था कि जब हम 20 करोड़ थे तो हमने पाकिस्तान बना लिया था, अब तो हम 22 करोड़ हो गए हैं। तो ये बातें जो इशारा करती हैं कि एक एजेंडा जो बहुत पहले से काम कर रहा है, जैसा 47 में कहा गया था कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये वही विचारधारा है जो लगातार आज़ादी के बाद से काम कर रही थी। और आपको लगता है ले लेंगे लड़के हिंदुस्तान? देखिए, 47 में और 24 में बड़ा फ़र्क है। और उस वक्त जो हो गया था, उस वक्त हमारी जो लीडरशिप थी, फर्क नेहरू और मोदी का? मैं बता रहा हूँ, उस वक्त जो हमारी लीडरशिप थी वो लीडरशिप 1942 के आंदोलन में सारी की सारी जेल में डाल दी गई थी, जो राष्ट्रवादी मुस्लिमों की लीडरशिप थी और राष्ट्रवादियों की लीडरशिप थी। तो एक मतलब षड्यंत्र के तहत 4 साल का अंग्रेज़ों ने पूरा अभियान चलाया और डायरेक्ट एक्शन डे के बाद से जो वो पाकिस्तान का निर्माण कराया गया। अब उस तरीके की परिस्थितियाँ भारत में नहीं है, समाज भी जागरूक है। और आपने देखा हो कि देश को तोड़ने वाली ऐसी कोई भी गतिविधि होती हो, चाहे वो पीएफआई की हो, चाहे वो उदयपुर की हो, चाहे वो धंधिका की हो, चाहे वो अमरावती की हो, सूफी खानका एसोसिएशन मुसलमानों की आवाज़ के रूप में हमेशा आगे आता है। और ऐसे देश तोड़क तत्वों के खिलाफ हम कार्रवाई की मांग ही नहीं करते, बात ही नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए सड़कों पर भी उतरते हैं। आपने बात किया कि भारत के इस्लामीकरण की बात ऐसे लोग करते हैं। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, गजवाए हिंद की बात करते हुए नजर आए सलमान अजहरी। उसके बाद किस तरीके से मुंबई में हालात बदले, गुजरात तक माहौल ख़राब हुआ। उनके बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? गजवाए हिंद की जब बात होती है तो आप क्या सोचते हैं? कौसर मजीदी क्या सोचते हैं? देखिए, ये मैं उसी बात पे आ रहा था ना, ये कोई नई बात नहीं करते, ये विचारधारा कई स्तरों पर काम करती है। एक तो मतलब जो है वो मॉब के रूप में काम करते हैं, फिर विचारकों के रूप में काम करते हैं। तो ये थिंक टैंक जिसको कहा जाता है, तो सलमान अजहरी जैसे लोग ये थिंक टैंक का की जो विचारधारा है उस एजेंडे को ये जन सामान्य में लाते हैं, ये मॉब बनाने का काम करते हैं, जज्बाती मुद्दों को उभार करके। जैसे कि नामूसे रिसालत का मुद्दा है। नामूसे रिसालत एक ऐसी चीज़ है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर मुसलमान बहुत प्यार करता है। मुसलमान ही क्या, जो उनके बारे में जानते हैं, जो मुसलमान नहीं भी हैं, वो भी उनसे प्यार करते हैं। तो उनके अपमान का कथित मुद्दा बना करके लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है, जैसा कि पिछले 20-22 सालों से पाकिस्तान में भड़काया जा रहा है। उसी एजेंडे को भारत में ला करके उसी विचारधारा का मॉब तैयार किया जा रहा है। आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि जिस विचारधारा के ये कथित मौलाना है सलमान अजहरी, उस विचारधारा के भारत में एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों मौलाना काम करते हैं और स्पीचेस करते हैं और स्कॉलर हैं। अगर आप उनसे ही पूछे जा कर के तो वो इस एजेंडे को सिरे से नकार देंगे कि ग़ज़वा हिंद नाम की कोई चीज़ है। केवल पाकिस्तान में ही जो है कि इस्लामी किताबों में ग़ज़वा हिंद की बात आ गई। तो ये जाहिर सी बात है कि आप जब इसका अध्ययन करेंगे तो जब 1971 में
भारत से पराजित होने के बाद पाकिस्तान के पास कोई उपाय नहीं बचा भारत से लड़ने का, तो वो परोक्ष युद्ध की जो उनकी नीति थी, उस नीति को बढ़ाने के लिए वो एक एजेंडा लाए। इस एजेंडे पर 1971 से लेकर के 2010 तक डॉक्टर इसरार कासमी काम करते रहे, जो कि तंजीम इस्लामी के लीडर थे और जमात इस्लामी से निकाले गए थे। 2010 में उनके मरने के बाद फिर इस चीज़ को वहाँ के पाकिस्तान के बरेलवी संप्रदाय के खाजिम रिजवी और अशरफ आसिफ जलाली और दावत इस्लामी का मुल्ला इलियास कादरी, इन लोगों के हाथ में बागडोर थमा दी गई। और ये अब चूँकि दावत इस्लामी एक ऐसा संगठन है जिसके लोग हर देश में पाए जाते हैं, इनके पास ऑलरेडी पहले से कैडर मौजूद है, उसी के आधार पर ये सारे काम कर रहे हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत में माहौल को ख़राब करना है और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना है। नहीं, इस माहौल को कैसे ठीक किया जाएगा? ऐसे भड़काऊ बयान, ऐसे भाषण देने वाले लोगों को, ऐसे उकसाने वाले लोगों की दवाई क्या है? देखिए, दवाई तो इसकी समाज से ही निकलेगी और मुसलमानों को इसके लिए मुखर होकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आज हम आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि आपका चैनल का दायरा बहुत बड़ा और बहुत दूर तक आवाज़ जाती है, हम आपके चैनल के माध्यम से आम मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि वो लोग जो आज सलमान अजहरी के समर्थन में उतर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे संगठन को और हमको भी टारगेट कर रहे हैं, तो आपको इजाज़त है हमको टारगेट करें, बिल्कुल ठीक है कि आप दिन में जो है 25 बार फ़ोन करके गालियाँ बकते हैं, बहुत अच्छी बात, आप करते रहें, लेकिन सच्चाई को जानें। आप सलमान अजहरी के बारे में अध्ययन करें। आप एक दिन में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसने जो करीब 2500 बयान दिए हैं, इसके 2500 वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। आप इन वीडियो का अध्ययन करें, इससे आपको स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद इसके जो पाकिस्तानी संबंध जिन लोगों के साथ हैं उनका अध्ययन करें कि उनका भारत के विषय में क्या विचार है, इस चीज़ का अध्ययन करें। और साथ ही आप ये भी जान लें कि 2018 में इसने जो है कर्नाटक में दंगे भड़काने का काम किया था, तो इसके ऊपर 5 जो है वहाँ पर मुकदमे दर्ज हुए थे। उसमें आज भी ये अपराधी है, ये व्यक्ति आदतन अपराधी है। ये व्यक्ति जो लगातार इस तरीके के पूरे देश में जा कर के लगातार लोगों को भड़काने की बात कर रहा है, तो आप खुद इसको तय करें कि ये क्यों कर रहा है। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है। और मुसलमानों आपको अपनी रिवायत पर, अपनी परंपरा पर और जो आपका इतिहास है उस पर नज़र डालनी चाहिए। चाहे अल्लामा फजल खैराबादी हों, चाहे वो अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी हों, या मजनू शाह मलंग मदारी हों, या हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हों, या अशफाकुल्लाह खां हों, या हकीम अजमल खां हों, इन लोगों ने हमेशा मुल्क को जोड़ने का काम किया है। आप अपने बुज़ुर्गों की इस परंपरा को एक सलमान अजहरी या उसके जैसे 2-4 लोगों के कहने पे क्यों तोड़ने का काम कर रहे हैं? मजीद साहब, केवल एक सलमान अजहरी नहीं, तौकीर रज़ा मामला सुना आपने, वो भी तो यही कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं, कहना कोई आएगा तो मार के गिरा देंगे, बुलडोजर थोड़ी हम पे चढ़ जाएगा अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि चाहे वो सलमान अजहरी हो, चाहे तौकीर रज़ा हो, मैंने तो पूरी लिस्ट बनाई है। टॉप 10 जो खुराफाती तत्व हैं, जो इस विचारधारा को मानने वाले हैं, और मैं अक्सर उन सब का जिक्र करता चला आया हूँ। तो ये लोग और मुसलमानों को ये भी समझना चाहिए कि एक बार आप निगाह डालें, एक बार आप गौर करें कि किस तरीके से ये लोग धनाढ्य होते जा रहे हैं, अरबपति करोड़पति होते जा रहे हैं, और इनका कोई अपना व्यवसाय नहीं है। इनके पास आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है? इनके अपने बच्चे कोई लंदन में पढ़ रहे हैं, कोई पेरिस में पढ़ रहे हैं, कोई वाशिंगटन में पढ़ रहे हैं, और तुम्हारे बच्चों को जो है वो मदरसों में भी पढ़ने की जगह नहीं मिल रही है। तुम्हारी कम्युनिटी के लिए जो ज़कात और फितरे की रकम जो गरीबों के उद्धार के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको भी ये खा जाते हैं। तो आप इस पर क्यों नहीं गौर करते हैं कि चाहे वो तौकीर रज़ा हो, चाहे सलमान अजहरी हो, या बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका नाम लेना। टॉप 10 की बात की, कुछ नाम याद हैं? और ये किस चीज़ की लिस्ट है जो आप कह रहे हैं कि मैंने बना रखी? ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के एजेंडे को प्रमोट करते हैं। जो मैं बता रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है। मुंबई का मौलाना है कलीम हनफी नाम है उसका, वो तो खुलेआम इस बात को कहता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जाइए देखिए, यूट्यूब पे आपको उसके दर्जनों वीडियो मिल जाएंगे, और खुलेआम मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली का समर्थन करता है। और तौकीर रज़ा के परिवार के ही कई लोग हैं
जो अगर आप उनका नाम जानना चाहें तो हमारे बहुत सी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उस पर देख सकते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार एक एजेंडे के तहत लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है। जिस तरीके से सलमान अजहरी के कांड एक से बढ़कर एक सामने आ रहे हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। अब आते हैं देश में जो एक माहौल दिख रहा है, ऐसा आपको लगता है कि 22 जनवरी अयोध्या के बाद ये माहौल थोड़ा, या ऐसे लोग चिढ़े हुए हैं जो ऐसे दंगे कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं राम मंदिर के बाद, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है? हाँ, कुछ बयान इस तरीके के आए हैं जिसमें इन लोगों ने अपनी जो है वो भड़ास को निकालने का काम किया, और वो सामने आ रहे हैं। और आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम जो मुसलमान है, जिसका एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसकी इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वरना जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सलमान अजहरी को पकड़ लिया गया है और वो इनकलाब आ जाएगा, फलाना, एक दो चार जगह कुछ प्रदर्शनों के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, इससे साबित होता है कि आम मुसलमानों का इनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। बस ये सिर्फ अपना एक इन्होंने मतलब जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना मॉब इकट्ठा कर रखा है, दिखाते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी गैदरिंग है, वरना इनकी अपनी कोई सच्चाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन जो होता है, चुनाव जो होता है, वो सारे आंकड़ों को जाहिर कर देता है। भारतीय जनता पार्टी को चाहे भले देश का मुसलमान वोट ना करता हो, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप की जो भी पार्टियां हैं जो मुस्लिम लीडरशिप की बात करती हैं, तो वोट उनको भी नहीं देता है। एक समय पिछले चुनाव में तो बात सामने आ गई कि 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया और लगभग 3% मुसलमानों ने केवल मुस्लिम लीडरशिप की पार्टियों को वोट दिया। तो इससे ज़्यादा तो वो बीजेपी को वोट करते हैं। तो आम मुसलमानों का इन कट्टरपंथियों से न कल कोई लेना देना था, न कोई आज लेना देना है। बस फ़र्क इतना है कि अपनी दाल रोटी रोजी के चक्कर में कोई मुस्लिम सामने नहीं आता जो इनका विरोध करे। बिल्कुल। मुस्लिम नेताओं की जब बात आई तो फिर अब उन्हीं पर सवाल हो जाता है। असदुद्दीन ओवैसी इस देश में हैं और शफीकुर रहमान बर्क हैं। वो कहते हैं कि 6 दिसंबर इस देश में फिर होगा, ताकत में जब हम लौटेंगे तो हम दिखा देंगे, हम बाबरी भूले नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि इनके भड़काऊ बयान है, इसके आपके समाज के बच्चों पर ज़्यादा फर्क पड़ता है? देखिए सब, हाँ, ये सब सरवाइव करने की लड़ाई लड़ते हैं। बर्क साहब हों या ओवैसी जी हों, ये लोग जो है वो जिस संसदीय क्षेत्र से चुन कर के आते हैं, वहाँ पर 60% के या 50% से ऊपर मुस्लिम वोटर्स होते हैं। तो ये इनकी मजबूरी है कि अगर इस तरीके के बयान नहीं देंगे तो ये चुनाव ही नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में कोई काम वाम तो किसी प्रकार का करते नहीं हैं, और ना ही इनका अपना कोई परंपरागत वोट है। तो ये कट्टरपंथ ही और इस तरीके की विचारधारा और ये बरगलाने वाली बातों से ये जीत करके आते हैं। वरना आप ये देखें कि 1949 में सबसे पहला मसला हुआ था बाबरी मस्जिद को लेकर के। 1949 से लेकर के 2019 तक किसी भी मुसलमान ने बाबरी मस्जिद के लिए जो भी मामला हुआ, तो वो जो न्यायालय का निर्णय आते रहे, वो अब न्यायालय के निर्णय से मतलब जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो वो दूसरे कोर्ट में गए, वहाँ से उनको सेटिस्फाइड नहीं हुए तो तीसरी कोर्ट में गए। आखिरी वक्त तक वो कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। आम मुसलमानों ने कभी, ये तो सर्वविदित है कि आम मुसलमानों ने कभी भी इसके लिए कोई इस तरीके की हरकतें नहीं की जिससे मुसलमानों को मतलब जो है अपना शर्म से नीचे करना पड़े। बस ये चंद लोग हैं और इनकी भी सामने मजबूरी है कि इनको भी अपनी सियासत को बड़ा करना है, तो इसलिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं। सियासत को बड़ा करना है, अच्छी बात है ओवैसी के लिए। बिहार में तो चुनाव लड़ लेते हैं जाकर, लेकिन जब अपने ही क्षेत्र में बात आती है तो बीजेपी के कैंडिडेट के सामने गोशा महल से अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाते, उसके खिलाफ कभी बोलते नहीं, टी राजा के खिलाफ। तो ये कैसा दायरा बढ़ाना है? अपने ही गढ़ में नहीं बढ़ा रहे हैं और हर जगह बयान दे रहे हैं। जैसे कि आपने भी टी राजा सिंह की बात की है, तो अब इस पर एक और करना चाहिए ना कि किस तरीके की ये पॉलिटिक्स है कि जो कभी मोहब्बत है तो कभी विरोध है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाते हैं। और लोग गए ना गोशा महल तो वहाँ के लोग कह रहे हैं ये तो डरते हैं टी राजा से, दोनों भाई, ये दुनिया में कुछ भी बोल लें। हाँ, तो बिल्कुल जो स्थानीय समीकरण जितने बेहतर आप बता सकते हैं। मैं तो कभी हैदराबाद गया नहीं हूँ जो मैं इस बारे में बता सकूं। लेकिन अब जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और बिहार बाकी जगह पे चुनाव लड़ने वाली बात है, तो एक राजनीतिक दल के रूप में तो किसी भी राजनीतिक दल को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन अब यहाँ से लड़ते हैं तो उनकी कोई रणनीति होगी, उसकी बिना पर ये कोई लड़ते होंगे। ठीक है, अब आते हैं ज्ञानवापी पर। ज्ञानवापी का मुद्दा छाया हुआ है। लगभग 30 साल बाद तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिल गया हिंदुओं को। अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि सब साक्ष्य तो हमारे पक्ष में है,
मुस्लिम पक्ष हम वहीं से लौट रहे हैं, हमने देखा, मुस्लिमों से हमने बात भी की। कुछ मुस्लिमों का कहना है कि जब फैसला आएगा तो देखेंगे, कुछ मुस्लिमों का सीधे कहना है पक्ष में फैसला आएगा तो ठीक, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे। आपको क्या लगता है ज्ञानवापी पे आगे क्या कुछ होने वाला है, या फिर ज्ञानवापी पे आपकी राय क्या है? देखिए, हमारी राय तो वही है जो अभी इससे पहले वाले सवाल में हमने कहा था कि हम हमेशा कानून पर विश्वास करते चले आए हैं। आज न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है वो सर माथे पर है। और जहाँ तक की जो बात चल रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट का निर्णय ही मान्य करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारे पक्ष में होगा तो मान्य होगा, तो यही सब बातें बाबरी मस्जिद वाले मसले में भी की जाती थी। लेकिन जब फैसला आ गया तो फिर सब ने उसको दिल से स्वीकार किया और स्वीकार करेंगे। देखिए, एक बात बताएं, ये हमारी हम हिंदुस्तान में जो हम रह रहे हैं, आज 2 4 5 10 साल से नहीं रह रहे हैं, सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। हमारी बड़ी पुरानी संस्कृति है। हमारी वो संस्कृति है जो मलिक मोहम्मद जायसी की संस्कृति है, जो ये कहा करते थे कि सरग नरग तन रोवा तेते बिधना के मारग हैं जेते, यानी शरीर में जितने रोए हैं और आसमान में जितने तारे हैं उतने ही प्रभु से मिलने के मार्ग हैं। तो हमारी ये वो परंपरा है जिसमें वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि जो रब है वही राम है। जिसमें अल्लामा इकबाल, जिन्होंने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था, वो अल्लामा इकबाल कहते हैं, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज। हमारे पास रसखान है, हमारे पास रहीम है, हमारे पास कबीर हैं। हमारा तो बहुत पुराना इतिहास है। ये सारी चीज़ें वक्ती हैं, आती हैं, चली जाएंगी। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि केरल में पूजा शुरू होने से पहले वहाँ के ब्राह्मण अजान देते हैं कि जिस देश में जहाँ पर पूजा शुरू करने से पहले अजान दी जाती हो, वहाँ पर ये छोटी छोटी बातें महत्व नहीं रखती हैं। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन ये देश सनातन काल से था और अनंत काल तक रहेगा। सनातन काल था, अनंत काल तक रहेगा। लेकिन मौजूदा वक्त की राजनीति पर अगर बात करें तो एक आरोप बहुत लगते हैं बीजेपी पर, और आप थोड़ा बीजेपी की तरफ रुख, आपके बयान जो रहते हैं अक्सर कहे जाते हैं, मोदी राज में ऐसा आपको लगता है कि सनातन का बढ़ावा बहुत ज़्यादा हुआ है, इस राज में मुस्लिमों को पीछे धकेला गया? देखिए, जैसा कि आपका सवाल है, बड़ा ये विवादित सवाल हो जाएगा, इसका जवाब देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मैं किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता हूँ, ना मैं किसी राजनीतिक दल का विरोध करता हूँ। मैं हर उस नीति का समर्थन करता हूँ जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होती हो, और मैं हर उस तत्व का विरोध करता हूँ जिससे भारत को किंचित मात्र भी नुकसान होता हो। और जहाँ तक रही बात, हमारे देश का जो नेतृत्व है, जो नेतृत्व करेगा और जो देश को दिशा देने की बात करेगा, देश को गति देने वाली की बात करेगा, हम उसका समर्थन करते हैं, उसके साथ हैं। पीएम मोदी पर आपकी राय क्या है, मैं सीधे से जानना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके के कार्य किए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि मजबूत हुई है, और पिछले 10 सालों में जिस तरीके से विदेशों में भारतीयों के साथ जो अच्छा व्यवहार हो रहा है, अच्छा सलूक हो रहा है, चाहे वो यूक्रेन में अपने लोगों को वापस लाना हो, चाहे कोरोना काल में अपने लोगों को वापस लाना हो, चाहे आईएसआईएस ने जो बंधक बना लिए हों उनको वापस लेने वाला हो, हम सिर्फ इस बात को ही उपलब्धि मानते हैं कि फ़िलिस्तीन जैसा देश 56 इस्लामी देशों से मदद की गुहार नहीं लगाता है, वो भारत से कहता है आप हस्तक्षेप कर देंगे तो हालात सामान्य हो जाएंगे। हम इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के कारण हमारे देश की छवि विदेशों में कितनी अच्छी हुई है, और वैश्विक स्तर की छवि ही बताती है कि देश किस दिशा में जा रहा है। प्रदेश पर आ जाएं, प्रदेश की मुखिया पर बात कर लें, योगी आदित्यनाथ को लेकर तो कहा जाता है कि खौफ में रहते हैं मुसलमान इनसे। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बल्कि जो है वो जहाँ पर भी इस तरीके के मसले आए हैं और कोई भी सरकारी योजना मिली हो तो उसको शासन की तरफ से कभी भी कोई उसमें ये नहीं कहा गया कि नहीं इसमें मुसलमानों को ना दी जाए। तो अब अगर किसी अपराधी पर कोई कार्रवाई हो रही है, उसी अपराधी के साथ कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा है, उसको आम मुसलमान से जोड़ दिया जाए, तो मेरे नज़दीक तो ये आम मुसलमानों के साथ अत्याचारी नहीं, अन्याय है, बल्कि उनकी बेइज्जती है कि अपराधी डर रहे हैं, उसको आम मुसलमान के साथ जोड़ दिया जाए कि आम मुसलमान भी डर रहा है। बतौर सीएम कैसे हैं योगी आदित्यनाथ? अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। बहुत अभी देखिए हमारे यहाँ जो है उन्होंने
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवाया और हमारे यहाँ कानपुर में मेट्रो का जो है निर्माण हुआ और मेट्रो का कार्य आगे चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो आम आदमी के लिए हित के लिए उन्होंने अच्छी योजनाएं जो है वो लाई हैं। और मैं उसका अब और सबसे बड़ा काम, सबसे अच्छा काम जो उन्होंने मदरसा सुधार के लिए किया, मैं तो इस बारे में उनका बड़ा प्रशंसक हूँ कि मदरसों को सुधारने के लिए वो, हाँ, वो उन्होंने जो कट्टरपंथी जो शिक्षा दी जा रही थी उसका, पहली बात तो उन्होंने मदरसों का सर्वे कराया कि कितने मदरसे रजिस्टर्ड हैं, कितने अनरजिस्टर्ड हैं। तो इसी से जो स्थिति सामने आ गई, यही अपने आप में सबसे सराहनीय कार्य है कि उन्होंने इस दिशा में कार्य किया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की संस्तुतियाँ लागू करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है और इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये स्वागत योग्य और सराहनीय प्रयास है। ठीक है, अब आखिरी सवाल पर आ जाते हैं। 2024 का चुनाव है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है बीजेपी के नेतृत्व में, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है कांग्रेस के नेतृत्व में। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, लेकिन टूट मची हुई है। केजरीवाल अपनी तरफ, ममता बनर्जी अपनी तरफ, खुद तो छोड़कर निकल गए। 24 में आपको क्या लग रहा है, कौन मजबूत दिख रहा है? उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, बस यही मेरा जवाब है। तो देखना होगा कि 2024 में क्या होता है, लेकिन जिस तरीके से कौसर हसन मजीदी जी ने हर एक सवाल का बेबाकी से राय दिया, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही एनएफ न्यूज़ को अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर शेयर करते रहिएगा।